नमस्कार, नेक्स्ट आइस हिंदी में आपका स्वागत है। करंट अफेयर्स के अंक में आज बात करेंगे भारत का 1991 का आर्थिक संकट के ऊपर। दोस्तों, इसको द हिंदू ने अपने अंक में शामिल किया था और ये आपकी इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। दोस्तों, अभी चर्चा में पुनः क्यों है, ये बहुत बड़ी न्यूज है। दोस्तों, न्यूज ये है कि श्री वेंकट रमन, जो 1990 से लेकर 1992 तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर के रूप में कार्य किया, उनका हाल ही में अभी निधन हो गया। आप जान लीजिए, जब भी कोई प्रमुख व्यक्ति की डेथ होती है, उनसे जुड़ी कोई न्यूज होती है, तो यूपीएससी के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। दोस्तों, उस समय जब 1990 के दौरान भारत पर आर्थिक संकट गहराया था, तो श्री वेंकट रमन ही वही शख्स थे जिन्होंने सोना को गिरवी रखने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री चंद्रशेखर, प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार रहे मनमोहन सिंह जी के पास प्रस्ताव रखा कि अभी जरूरत है भारत के सोने को गिरवी रखकर उसके बदले में विदेशी लोन लिया जाए, ताकि भारत के पास जो आर्थिक संकट है उससे निपटा जाए। तो आइए और डिटेल में बात कर लेते हैं। दोस्तों, श्री वेंकट रमन के बारे में डिटेल यह है, उन्हें 1990 में सरकार द्वारा आरबीआई के 18वें गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया था। यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में स्टेटमेंट बना सकता है, कथन बना सकता है, किस नंबर की किस पोजीशन के गवर्नर थे। उन्होंने 1990 के भुगतान संतुलन संकट, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस थी, इसके बाद के आर्थिक सुधारों और हर्षद मेहता घोटाले के महत्वपूर्ण वर्षों के दौरान रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मार्गदर्शन किया। उन्होंने न केवल संकट प्रबंधन में बल्कि तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बाद के सुधारों को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दोस्तों, अब बात करते हैं कि भारत का 1991 का आर्थिक संकट क्या था, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस जिसको बोला जाता है। 1991 में भारत ने भुगतान संतुलन की गंभीर संकट का सामना किया। देश का विदेशी मुद्रा भंडार, जिसको अभी बोलते हैं फॉरेक्स। दोस्तों, फॉरेक्स में तेल आयात करने के लिए सिर्फ 7 दिन का पैसा बचा था, या ये कहें यानी हफ्ते भर बाद भारत कच्चा तेल नहीं खरीद सकता था। अगर ऐसा होता तो पेट्रोल और डीजल मिलना बंद हो जाता, घरों में गैस सिलेंडरों की सप्लाई बंद हो जाती। क्या मंजर हो सकता था, हम लोग केवल कल्पना कर सकते हैं। और उस समय के अंतर्राष्ट्रीय भुगतान दायित्वों को पूरा करने में भारत को संघर्ष करना पड़ा। विदेशी ऋण की बात करें तो भारत ने एक बड़ी राशि का विदेशी लोन लिया था और इस लोन का भुगतान करना बहुत मुश्किल हो गया था। देश अपने ऋण भुगतान में चूक करने के लिए रिस्क में आ गया था। और उस समय के स्थिर विकास पे बात कर लेते हैं, स्टैग्नेंट ग्रोथ पर। भारतीय अर्थव्यवस्था धीमी गति से विकास का अनुभव कर रही थी। विभिन्न क्षेत्रों में अक्षमताओं और प्रतिस्पर्धा की कमी और नौकरशाही बाधाएं, जिसको बोलते हैं ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स थी। औद्योगिक लाइसेंस प्रणाली, जिसके लिए कई क्षेत्रों में लाइसेंस प्रणाली का मतलब ये था कि उस समय परमिट राज था। अगर किसी भी प्राइवेट सेक्टर, किसी भी निजी कंपनी को कुछ प्रोडक्शन करना था किसी वस्तु को, तो उसकी मंजूरी सरकार से लेनी होती थी। सरकार को बताना पड़ता था किस वस्तु का प्रोडक्शन करेंगे, कितनी मात्रा में प्रोडक्शन करेंगे। ये सब कुछ लाइसेंस राज के अंतर्गत आता था। दोस्तों, सरकार की मंजूरी की आवश्यकता होती थी। ने आर्थिक गतिविधियों को लगभग अवरुद्ध कर दिया। राजकोषीय घाटा की बात करें, फिस्कल डेफिसिट की, तो राजकोषीय घाटा बहुत अधिक था और सरकार बड़े बजटीय असंतुलन से जूझ रही थी। इससे उधारी में क्या हुआ, वृद्धि हुई, जिससे समग्र आर्थिक तनाव में योगदान हुआ। और वैश्विक कारण इसका क्या था। दोस्तों 1990 के दौरान दुनिया में एक बड़ी घटना घटती है। सद्दाम हुसैन के इराक ने कुवैत पर कब्जा कर लिया और अमेरिका इराक पर हमले की तैयारी कर रहा था। भारत के लिए इससे बड़ी मुश्किल हो गई और तेल के दाम आसमान छूने लगे। जहां भारत को तेल और गैस पर 500 करोड़ रुपए खर्च करना पड़ता था, वहीं बढ़कर के 1200 करोड़ रुपए खर्च करना पड़ रहा था। खाड़ी युद्ध के बाद तेल की बढ़ती कीमतों में भारत के परमाणु कार्यक्रम के जवाब में लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों सहित वैश्विक आर्थिक परिस्थिति ने आर्थिक चुनौतियों को और बढ़ा दिया। अब बात करते हैं सरकार द्वारा तत्काल उठाए गए कदमों की। विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाने के लिए सोने की हिस्सेदारी गिरवी रखना, जिनकी हम बात कर रहे हैं, आरबीआई के गवर्नर वेंकट रमन ने जिन्होंने प्रस्ताव रखा था तत्कालीन प्रधानमंत्री के समक्ष, हिस्सेदारी गिरवी रखना। विदेशी मुद्रा भंडार महत्वपूर्ण $1 अरब के लक्ष्य से नीचे जाने के साथ सरकार ने जब्त किए गए सोने को बेचने का निर्णय लिया। सरकार के कस्टम विभाग ने जो स्मगलिंग होती है उससे जब्त करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में बड़ी गोपनीयता की आड़ में पूरा ऑपरेशन चला करके जमा किया था। और लगभग 47 टन सोना 4 किस्तों में विदेशों में भेजा गया लोन लेने के लिए, और सरकार को लगभग $400 मिलियन जुटाने में इससे सहायता मिली। अब बात करते हैं भारतीय रुपयों का जो अवमूल्यन किया गया था, डीवैल्यूएशन। आईएमएफ के दबाव में भारत को उस समय अपनी करेंसीज को डीवैल्यूएट करना पड़ा था। दोस्तों, लोन के एवज में भुगतान संतुलन संकट को दूर करने और निर्यात कंपटीशन में सुधार करने के लिए सरकार ने प्रमुख विदेशी मुद्राओं के मुकाबले भारतीय रुपए का लगभग 20% डीवैल्यूएशन किया था। याद रखिएगा, हो सकता है स्टेटमेंट यूपीएससी बना दे कि उस दौरान भारत ने कितने प्रतिशत विदेशी मुद्राओं के मुकाबले अपने रुपयों का अवमूल्यन करना पड़ा। तो याद रखिएगा 20%।
अब भारत सरकार द्वारा उठाए गए सुधारों की चर्चा कर लेते हैं। भारत सरकार ने उसी समय उदारीकरण, जिसको लिबरलाइजेशन बोलते हैं, एलपीजी का कंसेप्ट दिया। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, अपनी बंद अर्थव्यवस्था को दुनिया के लिए खोला, बंद अर्थव्यवस्था से खुली अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ा। सरकार ने विभिन्न उद्योगों में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रतिबंधित करने वाले लाइसेंस राज को नष्ट करके व्यापार बाधाओं को कम करके विदेशी प्रत्यक्ष निवेश यानी एफडीआई को बढ़ावा दे करके आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत की। फिर निजीकरण किया। दक्षता और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का निजीकरण करना शुरू कर दिया। दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं जैसे सरकारी संस्थान जो होते हैं, जैसे एनटीपीसी हो गया, इनका प्राइवेटाइजेशन शुरू कर दिया 1991 में। यह विभिन्न क्षेत्रों में सरकारी नियंत्रण की पिछली नीति से महत्वपूर्ण बदलाव था। दोस्तों, भारत के कई एक्सपर्ट का मानना था कि अगर भारत की अर्थव्यवस्था ओपन की जाएगी तो जो दुनिया की बड़ी बड़ी एमएनसीज हैं उनका वर्चस्व भारत में बढ़ जाएगा और भारतीय कंपनियां न केवल दिवालिया हो जाएंगी बल्कि वो दुनिया की एमएनसीज की केवल सप्लायर मात्र बनकर रह जाएंगी। लेकिन दोस्तों, हुआ क्या? इसके उलट हुआ। जैसे ही भारत की अर्थव्यवस्था को लिबरलाइज किया गया, खोला गया, उदार किया गया, विदेश की कई कंपनियां जब आई तो भारत की भी कई कंपनियां एमएनसीज के रूप में परिवर्तित हुई। न केवल सॉफ्टवेयर बनाने से लेकर के ऑटोमोबाइल सेक्टर से लेकर के दवा क्षेत्र में बेहतरीन उम्दा एमएनसीज के रूप में भारतीय कंपनियां उभरी। विनियमन हटाना, रेगुलेशन हटाना, सरकार ने रेगुलेशन को हटाया। सरकार ने नियमों और नौकरशाही हर्डल्स को कम किया, जिससे व्यवसायों के लिए संचालन करना आसान हो गया। इससे अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धा और दक्षता बढ़ी। दोस्तों, राजकोषीय सुधार, फिस्कल रिफॉर्म्स हुए। सरकार ने अपने खर्चों में कटौती करके और राजस्व बढ़ा करके राजकोषीय घाटे को दूर करने का प्रयास किया। विशेष आर्थिक क्षेत्र, जिसको स्पेशल इकोनॉमिक जोन बोलते हैं, उनका निर्माण किया गया। विदेशी निवेश आकर्षित करने और निर्यात उन्मुख उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए विशेष आर्थिक इकोनॉमिक जोन SEZ की स्थापना की गई, यानी देश में रह करके एक्सपोर्ट करने का एक प्लेटफॉर्म दिया। आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए इन क्षेत्रों में कुछ छूट और लाभ भी दिए गए। दोस्तों, संरचनात्मक सुधारों की शुरुआत भी होती है। सरकार ने आर्थिक विकास के लिए अधिक अनुकूल वातावरण बनाने के लिए कराधान, जिसको बोलते हैं टैक्सेशन या श्रम कानून, लेबर लॉ और बुनियादी ढांचा विकास जैसे मुद्दों को एड्रेस करते हुए व्यापक संरचनात्मक सुधारों के कार्यक्रम पर कार्य किया। अब चर्चा कर लेते हैं 1991 और 92 के बजट के ऊपर। मनमोहन सिंह द्वारा प्रस्तुत यह बजट भारत सरकार द्वारा किए गए सुधारात्मक उपायों की एक निरंतरता थी। बजट ने कॉर्पोरेट टैक्स, जो कॉर्पोरेट टैक्स होता था दोस्तों उस समय, उसको बढ़ा करके 5% के रेट दर से बढ़ा करके 45% कर दिया गया। कुछ वित्तीय लेन देन जैसे बैंक जमा के लिए स्रोत पर कर कटौती की अवधारणा पेश की गई और अनडिक्लेयर्ड अमाउंट थे, जिन लोगों के पास ब्लैक मनी थी, जमा थी, उनके धन की घोषणा के लिए एक योजना की शुरुआत की गई थी। लोगों से ब्याज और जुर्माने के लगाने से छूट भी दी गई कि अगर आप अपनी अनडिस्क्लोज इनकम सरकार के समक्ष लाएंगे, उस पर कर जमा करेंगे तो उस पर कोई ना तो जुर्माना लगाया जाएगा ना कोई ब्याज लगाया जाएगा। दोस्तों, मेंस 2024 में अगर क्वेश्चन बनता है तो उस दौरान आप निष्कर्ष कंक्लूजन में क्या पॉइंट होने चाहिए आपके, उसमें ध्यान रखिएगा। उसकी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। इन सुधारों ने भारत की आर्थिक नीति में एक आदर्श बदलाव को चिन्हित किया, जिससे उच्च आर्थिक विकास हुआ, विदेशी निवेश में वृद्धि हुई, बाद के वर्षों में आर्थिक संकेतकों में सुधार हुआ और वर्ष 1991 को अक्सर भारत के आर्थिक परिप्रेक्ष्य पथ में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। देश के दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से के रूप में उभरने के लिए एक मंच तैयार किया। फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड भारत को दर्जा दिया गया। दोस्तों, इस अंक को आज यहीं पर समाप्त करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट अंक में कुछ और ज्वलंत मुद्दों के साथ। तब तक जुड़े रहिए नेक्स्ट IAS हिंदी के साथ। धन्यवाद।